तारीख अगस्त 1947। दिल्ली का एक बंगला। कमरे में एक अंग्रेज वकील पसीने से तरबतर बैठा था। उसे हिंदुस्तान आए जुम्मा जुम्मा कुछ ही दिन हुए थे। उसे यहाँ की गर्मी, यहाँ की धूल सबसे नफरत थी। वो बस जल्दी से अपना काम निपटाकर वापस लंदन भागना चाहता था। उसकी मेज पर एक नक्शा रखा था और हाथ में एक पेन था। वो नक्शे पर लकीरें खींचकर एक देश के 2 टुकड़े कर रहा था। तभी उसकी नजर एक ऐसे शहर पर पड़ी जो उस वक्त अपने चरम पर था। उस शहर के 80% बैंक, कारखाने, अस्पताल और हवेलियां हिंदुओं और सिखों की थी। बंटवारे के हर कायदे, हर लॉजिक और हर पैमाने से उस शहर को हिंदुस्तान के हिस्से में आना चाहिए था। लेकिन उस अंग्रेज वकील ने सोचा, अगर मैंने ये शहर भी हिंदुस्तान को दे दिया तो उस नए बन रहे मुल्क यानी पाकिस्तान के पास तो कोई बड़ा शहर बचेगा ही नहीं। सिर्फ इसी एक बेतुके ख्याल और एक बेवकूफी भरे लॉजिक के आधार पर उस अंग्रेज ने अपनी कलम उठाई और इस सोने जैसे शहर को उठाकर पाकिस्तान के नक्शे में धकेल दिया गया। उस अंग्रेज का नाम था सिरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ की उस एक कलम की स्याही ने रातों रात लाखों लोगों को अनाथ कर दिया। रातों रात जो पड़ोसी एक साथ होली और ईद मनाते थे, वो एक दूसरे की गर्दन काटने लगे। देखते ही देखते पूरब का पेरिस कहा जाने वाला वो शहर एक सुलगते हुए शमशान में तब्दील हो गया। वहां के रेलवे स्टेशन से जब ट्रेनें गुजरी तो उनमें इंसान नहीं, सिर्फ कटी हुई लाशें भरी थी। यह किसी डार्क फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, उस शहर की दास्तान है जिसके बिना हिंदुस्तान का इतिहास आधा अधूरा है। एक ऐसा शहर जहां मुगलों ने अपनी शान शौकत के महल खड़े किए और लोक कथाओं की माने तो यहीं अनारकली की चीखें आज भी दीवारों में दफन है। एक ऐसा शहर जिसे कभी एक खूंखार आक्रांता ने राख कर दिया था और फिर एक गुलाम ने उसे अपने हाथों से दुनिया का सबसे भव्य शहर बना दिया। एक ऐसा शहर जहां एक आंख वाले शेर महाराजा रणजीत सिंह ने अपना अभेद्य साम्राज्य बनाया और जहां की सेंट्रल जेल में सरदार भगत सिंह ने हंसते हंसते हिंदुस्तान की आजादी की खातिर फांसी का फंदा चूम लिया। इस शहर का रुतबा क्या है, इसे आप पंजाब की उस मशहूर कहावत से समझ सकते हैं, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जन्म आई नहीं। यानी जिसने लाहौर नहीं देखा समझो उसका जन्म हुआ ही नहीं। किस्सा के इस एपिसोड में आज कहानी उस शहर की जिसे एक बार नहीं, इतिहास में कई बार मारा गया, लेकिन वो हर बार फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से जिंदा हो उठा। आज कहानी पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े अखाड़े लाहौर की। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगाम। आज ही के दिन यानी 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली थी, लेकिन भारत के दिल का एक टुकड़ा पाकिस्तान में चला गया था। तो आज हमने सोचा क्यों ना उसी दिल के टुकड़े की दास्तां आज आपको सुनाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लाहौर शहर का नाम लाहौर क्यों पड़ा? अगर आप इतिहास की किताबों में इसका कोई एक ठोस और पुख्ता सबूत ढूंढने जाएंगे तो आपको निराशा मिलेगी, लेकिन इसकी जड़ें, इसके अफसाने आपको सीधा त्रेता युग तक लेकर जाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक जब भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली तो उनका पूरा राजपाट उनके दोनों बेटों लव कुश के बीच बांट दिया गया। राज्य के दक्षिण का हिस्सा कुश के हिस्से में आया और उत्तर कौशल का हिस्सा लव के जिम्मे। राजपाट संभालने के बाद लव ने रावी नदी के किनारे अपनी एक नई राजधानी बसाई। इस राजधानी को नाम दिया गया लवपुरी या कहें लवकोट। जैसे जैसे सदियां बीती, शहर की जुबान बदली, लोगों का लहजा बदला और लवपुरी घिसते घिसते लाहौर बन गया। यह सिर्फ कोई कहानी नहीं है। आज की तारीख में भी आप लाहौर के मशहूर शाही किले के अंदर जाएंगे तो वहां आपको एक छोटा सा लेकिन प्राचीन मंदिर मिलेगा जिसे आज भी लव का मंदिर कहा जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार और प्रशासक रहे टी.एच. थॉर्नटन ने 1860 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम ही लाहौर है। इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि शहर का शुरुआती नाम लवपुर या लवकोट था।
थॉर्नटन ने मशहूर इतिहासकार अल बरूनी और अमीर खुसरो के हवाले से यह भी बताया है कि बीच के दौर में इस शहर को लाहावुर या लोहाकर भी कहा जाता था। यही नहीं, एक और प्रसिद्ध इतिहासकार सैयद मोहम्मद लतीफ ने 1892 में अपनी किताब लाहौर, इट्स हिस्ट्री, आर्किटेक्चरल रिमेन्स एंड एंटीक्विटीज में भी यही जिक्र किया है कि लाहौर की असली स्थापना भगवान राम के बेटे लव ने ही की थी। लव के बसाए इस शहर पर सदियों तक हिंदू राजाओं, कंबोज और गुप्त राजवंश के शासकों की हुकूमत रही। इस शहर का पहला सबसे प्रामाणिक और विदेशी दस्तावेज मिलता है 7वीं सदी में, जब चीनी यात्री ह्वेनसांग हिंदुस्तान की यात्रा पर आया था। उसने अपनी किताब सियूकी में इस शहर को लहालो कहा है। ह्वेनसांग ने अपनी गवाही में लिखा था कि यह शहर बहुत घनी आबादी वाला, व्यापार से समृद्ध और मुख्य रूप से हिंदुओं और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का शहर है। लेकिन इस शहर के माथे पर सिर्फ समृद्धि नहीं लिखी थी, इसके नसीब में तबाही भी लिखी थी, और वो तबाही आई 11वीं सदी में। साल था 1001। अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनवी ने खैबर दर्रे के पथरीले रास्तों को चीरते हुए हिंदुस्तान पर पहला बड़ा हमला किया। उस दौर में लाहौर आज जैसा नहीं था। तब यह सिर्फ मिट्टी की दीवारों और लकड़ी के दरवाजों वाला एक शहर हुआ करता था। गजनवी की फौज एक खौफनाक आंधी की तरह आई। सबसे पहले पेशावर में हिंदू राजा जयपाल को हराया, फिर आगे बढ़ते हुए वह हिंद में जयपाल के बेटे आनंदपाल को मात दी, और फिर गजनवी का रुख हुआ रावी नदी के किनारे बसे उस मिट्टी के शहर लाहौर की ओर, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तब आनंदपाल के बेटे त्रिलोचन पाल के कंधों पर थी। गजनवी की ताकत और उसकी बर्बरता के आगे ना तो त्रिलोचन पाल के दादा टिक पाए थे और ना ही पिता, तो वही हश्र त्रिलोचन पाल का भी हुआ। गजनवी की सेना ने अकेले ही 3 पीढ़ियों को हराकर उस पूरे शहर को मिट्टी में मिला दिया। हर जगह सिर्फ कत्लेआम था। दीवारें ढहा दी गई, दरवाजे जला दिए गए। उस शहर को शमशान बनाकर गजनवी बुंदेलखंड की ओर निकल पड़ा। लेकिन शहर से जाते जाते वो एक बहुत बड़ा फैसला कर गया। गजनवी ने उस बर्बाद शहर की चाबी अपने सबसे वफादार गुलाम मलिक अयाज को सौंप दी। यहीं से शुरू होती है लाहौर के दोबारा जिंदा होने की कहानी। मलिक अयाज कोई आम गुलाम नहीं था। जब उसने शहर को फिर से बसाना शुरू किया तो उसने तय किया कि अब लाहौर की दीवारें मिट्टी की नहीं होंगी। उसने दीवारों को पक्की ईंटों और पत्थरों से चिनवाया ताकि कोई और आक्रांता आकर उसे यूं ही बर्बाद ना कर सके। इतिहास कहता है कि मलिक अयाज ने इन दीवारों को खड़ा करने में खुद मजदूरों के साथ मिलकर ईंटें उठाई थी। जब मजदूरों ने एक सूबेदार को ऐसा करते देखा, आपत्ति जताई, तो उसने कहा था, मैं भले ही गजनवी का गुलाम हूं, लेकिन मैं इस शहर का पहला खादिम भी हूं। जब शहर के चारों तरफ पक्की दीवारें खड़ी हो गई तो उसने शहर में दाखिल होने के लिए कई बड़े बड़े और मजबूत दरवाजे बनवाए। मलिक अयाज का बनवाया एक ऐसा ही दरवाजा आज भी मौजूद है, जिसे लोहारी दरवाजा कहा जाता है। और तो और आज जिस किले को मुगलों का शाही किला कहा जाता है, उसकी पहली पक्की नींव भी मलिक अयाज ने ही रखी थी। मलिक अयाज सिर्फ ईंट पत्थर नहीं जोड़ रहा था, वो मदरसे बनवा रहा था, पाठशाला, बाजार और दवाखाने भी बनवा रहा था। नतीजा यह हुआ कि उस गुलाम की शोहरत सुनकर गजनी, समरकंद और बुखारा तक के विद्वान, सूफी, डॉक्टर और कारोबारी लाहौर का रुख करने लगे। और कुछ ही वक्त में गजनवी का वीरान किया हुआ वो शहर मलिक अयाज की बदौलत जिंदा दिल लोगों का शहर बन गया। 1041 में जब मलिक अयाज की मौत हुई तो उसे लाहौर के रंग महल इलाके में दफनाया गया, जहां आज भी उस पहले खादिम की मजार मौजूद है। मलिक अयाज के बाद लाहौर गजनवी वंश के ही अधीन रहा, लेकिन फिर 1186 में मोहम्मद गौरी ने गजनवी वंश के आखिरी शासक खुसरो मलिक को हराकर लाहौर पर कब्जा कर लिया। गौरी ने लाहौर को ही अपना सैन्य अड्डा बना लिया, लेकिन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की भी हत्या हो गई। अब यह हत्या खोखर लड़ाकों ने की या इस्माइली फिदायीन ने, इस पर इतिहासकार आज भी बटे हुए हैं। गौरी की हत्या के बाद उसके सबसे भरोसेमंद गुलाम और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को हिंदुस्तान का नया बादशाह घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को ही अपनी हुकूमत का केंद्र बनाया और यहीं से हिंदुस्तान में गुलाम वंश की शुरुआत हुई।
जिसने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। लेकिन ऐबक का राज ज्यादा लंबा नहीं चला। सत्ता संभालने के महज 4 साल बाद यानी 1210 ईस्वी में लाहौर में ही चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आज भी उस कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर के मशहूर अनारकली बाजार की तंग गलियों के बीच खामोशी से खड़ा है। ऐबक के बाद कुछ वक्त तक उसके बेटे आराम शाह ने गद्दी संभाली, लेकिन फिर ऐबक के ही गुलाम और दामाद इल्तुतमिश ने गद्दी छीन ली। इल्तुतमिश ने सत्ता संभालते ही अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर दी और इसी के साथ इतिहास में मुकम्मल तौर पर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। लाहौर ने कई आक्रांताओं के जख्म सहे थे, लेकिन यह शहर अपने सबसे भव्य और खूबसूरत अवतार में दुनिया के सामने तब आया जब हिंदुस्तान की गद्दी पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बैठा। यह बात है साल 1584 की। मुगल बादशाह अकबर दिल्ली और आगरा से अपनी सल्तनत चला रहे थे, लेकिन अचानक उत्तरी पश्चिमी सीमा पर उज़्बेक और अफगानी ताकतें सर उठाने लगी। इस बगावत को कुचलने और सरहदों को महफूज रखने के लिए अकबर ने दिल्ली और आगरा को छोड़कर लाहौर में ही अपना डेरा डाल दिया और इसे अपनी सल्तनत की नई राजधानी बना दिया। अकबर के मशहूर नवरत्न और इतिहासकार अबू फजल ने अपनी किताब अकबरनामा में साफ लिखा है कि अकबर ने लाहौर को राजधानी इसलिए बनाया ताकि उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर गिद्ध की तरह नजर रखी जा सके। लाहौर में रहने के दौरान अकबर ने इस शहर की काया ही पलट दी। मलिक अयाज की रखी नींव पर अकबर ने लाहौर का वो भव्य और अभेद्य शाही किला बनवाया जो आज भी शहर की धड़कन है। शहर को दुश्मनों से बचाने के लिए अकबर ने इसके चारों तरफ एक विशाल दीवार खिंचवाई और शहर में दाखिल होने के लिए कुल 12 दरवाजे बनवाए गए। दिल्ली दरवाजा, भाटी दरवाजा, लोहारी दरवाजा, मोची दरवाजा और तकसाली दरवाजा, इनमें से हर एक दरवाजा आज भी अपने आप में मुगलिया सल्तनत के शाहकार और उनकी वास्तुकला की जिंदा निशानी है। अकबर के दौर में लाहौर तकरीबन 14 साल तक पूरे हिंदुस्तान की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। अकबर के बाद के भी मुगल बादशाहों ने लाहौर को किसी महबूबा की तरह ही सजाया। शाहजहां की तो पैदाइश ही लाहौर की थी, इसलिए जब वो बादशाह बना तो उसने अपनी इस जन्मभूमि को एक ऐसा तोहफा दिया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। शाहजहां ने लाहौर में फारसी शैली का एक 3 मंजिला बाग बनवाया जिसे नाम दिया गया शालीमार बाग। इस बाग में 400 से ज्यादा फव्वारे लगाए गए और बेशकीमती संगमरमर की नक्काशी की गई। इसकी भव्यता ऐसी थी कि देखने वाले की आंखें चुधिया जाए। कहा जाता है कि जब शाहजहां शालीमार बाग की संगमरमरी नहरों के पास आराम फरमाने जाता था तो पूरे बाग के पानी में बकायदा गुलाब का अर्क छिड़का जाता था ताकि बादशाह के कदमों में हमेशा गुलाबों की खुशबू महकती रहे। शाहजहां का बेटा औरंगजेब वास्तुकला के मामले में अपने पिता से भी एक कदम आगे निकला। उसने लाहौर में लाल बलुआ पत्थर से एक ऐसी इबादतगाह बनवाई जिसे बादशाही मस्जिद कहा गया। 1673 में जब यह मस्जिद बनकर तैयार हुई तो उस वक्त यह पूरी दुनिया की सबसे विशाल मस्जिद हुआ करती थी। इसके गुंबद इतने ऊंचे और विशाल थे कि रावी नदी में मीलों दूर से आ रहे जहाज भी इन्हें देखकर लाहौर का रास्ता भांप लेते थे। मुगल बादशाहों के दौर में यह शहर इतना खूबसूरत और भव्य बन गया था कि जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने लाहौर को हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पेरिस ऑफ द ईस्ट करार दे दिया। लेकिन मुगलों के इस पेरिस की दीवारों में सिर्फ शानो शौकत नहीं बल्कि एक बेहद दर्दनाक इश्क की चीखें भी दफन है। मुगलिया सल्तनत के तमाम बादशाहों में जहांगीर इकलौता ऐसा बादशाह था जिसे लाहौर से बेइंतहा मोहब्बत थी और इसकी वजह सिर्फ लाहौर की खूबसूरती नहीं थी बल्कि अकबर के दरबार की एक कनीज यानी कि नर्तकी भी थी। इस कनीज का नाम था शरफुनिसा। इतिहास के पन्नों में जिसे शरफुनिसा कहा जाता है उसी को कहानियों और अफसानों में अनारकली का नाम दिया गया। बादशाह अकबर हरगिज नहीं चाहता था कि उसका इकलौता वारिस और शहजादा सलीम यानी कि जहांगीर एक मामूली कनीज से इश्क करे। अब यहाँ इतिहासकार 2 धड़ों में बंट जाते हैं। कई इतिहासकार अनारकली की कहानी को सिर्फ एक मिथक या काल्पनिक अफसाना मानते हैं, लेकिन लाहौर की जुबानी कहानियां और लोकगीत कुछ और ही कहते हैं। उन कहानियों के मुताबिक जहांगीर के इस इश्क की खौफनाक सजा अनारकली को भुगतनी पड़ी।
बादशाह अकबर के हुक्म से अनारकली को लाहौर की ही एक मोटी दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। इतिहास सच हो या अफसाना, लेकिन आज भी लाहौर के बीचों बीच अनारकली के नाम पर एक पूरा अनारकली बाजार आबाद है, जहां अनारकली की एक बेहद खूबसूरत संगमरमर की मजार मौजूद है। कहा जाता है कि जब जहांगीर बादशाह बना तो उसने उसी लाहौर में अपनी महबूबा की मजार बनवाई थी। जहांगीर के हुक्म से उस मजार पर एक ऐसी लाइन लिखवाई गई जो आज भी इश्क का सबसे बड़ा दर्द बयां करती है। अगर मुझे मेरी मोहब्बत एक बार मिल जाए तो मैं कयामत के दिन तक खुदा का शुक्र अदा करता रहूंगा। खुदा ने जहांगीर को उसकी मोहब्बत तो नहीं बख्शी, लेकिन इतना जरूर हुआ कि साल 1627 में जब जहांगीर का इंतकाल हुआ तो उसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उसके शव को कश्मीर से लाहौर लाया गया। जहांगीर की बेगम नूरजहां ने अपने शौहर के लिए लाहौर के दिलकुश गार्डन में बाकायदा एक आलीशान मकबरा बनवाया। इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में इस मकबरे को बनाने में 10 साल का वक्त लगा था और तकरीबन 10 लाख रुपए का भारी भरकम खर्च आया था। यह मकबरा सिर्फ मुगलों की निशानी नहीं है, बल्कि यही वो मकबरा है जिसके तार आगे चलकर हिंदुस्तान में सिखों के सबसे पवित्र शहर अमृतसर से जुड़ने वाले थे। जहांगीर की मौत के बाद जब शाहजहां ने मुगलिया सल्तनत की कमान संभाली तो उसने अपनी राजधानी बदल दी। वो लाहौर से पहले आगरा और फिर दिल्ली चला गया। लाहौर मुगलिया सल्तनत का हिस्सा तो बना रहा, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों की पकड़ कमजोर होने लगी। अब मुगलों को दो तरफा चुनौती मिल रही थी। एक तरफ सिखों में बंदा बहादुर का विद्रोह सुलग रहा था, तो दूसरी तरफ ईरान का शासक नादिर शाह हिंदुस्तान पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा था। 1739 में नादिर शाह ने लाहौर पर भयंकर हमला किया, मुगल गवर्नर जकारिया खान को घुटनों पर ला दिया और नादिर शाह ने लाहौर को पूरी तरह से लूटकर बर्बाद कर दिया। इसके बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। बीच में कुछ दिनों के लिए मराठों ने जंग लड़कर लाहौर पर अपना झंडा भी फहराया था, लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली ने मराठों को मात देकर फिर से लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया। लाहौर आक्रांताओं के बीच फुटबॉल बन चुका था, लेकिन अफगान इस शहर पर ज्यादा दिन राज नहीं कर पाए, क्योंकि पंजाब की धरती पर दल खालसा का उदय हो चुका था। साल 1748 अमृतसर में सरदार नवाब कपूर सिंह के नेतृत्व में सभी बागी सिख एक झंडे के नीचे आ गए थे। इस दल खालसा को अलग अलग 12 जत्थों में बांटा गया था। हर जत्थे के सरदार को मिसल कहते थे। यही मिसलें अफगान फौजों के साथ छापामार युद्ध करने लगी। आखिरकार 1765 में अफगानों को खदेड़ दिया गया और पूरा लाहौर 3 सिख सरदारों गुजर सिंह, लैना सिंह और शोभा सिंह के अधीन आ गया। लेकिन सत्ता हाथ में आते ही ये तीनों आपस में ही लड़ने लगे। जब सिख मिसलें आपस में लड़कर अपनी ताकत बर्बाद कर रही थी, तब सभी को फिर से एकजुट करने का बीड़ा उठाया सुकर चकिया मिसल के एक नौजवान सरदार ने, जिनकी सिर्फ एक आंख थी। उनका नाम था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने कूटनीति का ऐसा खेल खेला कि दुश्मन भी हैरान रह गए। उन्होंने खुद की शादी अलग सिख मिसल में की, बहन की शादी अलग मिसल में कर दी। साम दाम दंड भेद सब अख्तियार किया और सबको एक कर दिया। लेकिन लाहौर पर कब्जा जमाए बैठी भंगी मिसल के सरदार रणजीत सिंह की बात मानने को राजी नहीं थे। ऐसे में साल 1799 में महज 19 साल की उम्र में रणजीत सिंह ने लाहौर पर चढ़ाई कर दी। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ द सिख्स में लिखते हैं कि भंगी मिसल के सरदारों ने लाहौर की जनता पर इतने जुल्म ढाए थे कि जनता ने उनके कुशासन से तंग आकर खुद ही रणजीत सिंह को लाहौर पर कब्जा करने का न्योता भेजा था। रणजीत सिंह की फौज देखकर भंगी मिसल ने बिना लड़े ही घुटने टेक दिए। उस शहर को जीतकर रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह बन गए और लाहौर सिख साम्राज्य की राजधानी बन गया। महाराजा रणजीत सिंह का राज सिर्फ सिखों का राज नहीं था। उन्होंने एक ऐसा सेक्युलर साम्राज्य बनाया जिसमें हर धर्म के लोग बराबरी के साथ रहते थे। उनके दरबार में सिख और हिंदू ही नहीं, बल्कि मुस्लिम, फ्रांसीसी और इटालियन लोग भी जनरल जैसे ऊंचे पदों पर थे। उनके सबसे भरोसेमंद वजीर एक मुसलमान थे, फकीर अजीजुद्दीन। एक बार किसी अंग्रेज ने अजीजुद्दीन से तंज कसते हुए पूछा था कि आपके महाराज की एक आंख नहीं है, आपको कैसा लगता है? तो अजीजुद्दीन ने जो जवाब दिया वो इतिहास में अमर हो गया।
उन्होंने कहा, महाराजा के चेहरे पर इतना नूराना जलाल है कि आज तक मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं गौर से देख सकूं कि उनकी कौन सी आंख नहीं है। यही वजह थी कि 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह का इंतकाल हुआ तो उनकी मैयत पर पूरा लाहौर फूट फूट कर रोया था। हिंदू, मुस्लिम और सिख सबने अपनी दाढ़ी बाल मुंडवा लिए थे। लाहौर के शाही किले के ठीक बाहर आज भी महाराजा रंजीत सिंह की वो समाधि मौजूद है जो सिख साम्राज्य के उस सुनहरे दौर की गवाही देती है। लाहौर राजधानी तो बन गया था, लेकिन महाराजा की नजर अमृतसर पर भी थी, क्योंकि धार्मिक रूप से वो सिखों का सबसे पवित्र शहर था। अफगानों ने सिखों का मनोबल तोड़ने के लिए अमृतसर को कई बार लूटा था और हरमंदिर साहिब को तोड़ा था। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी फौज अमृतसर में उतार दी। वहां भी भंगी मिसल की मुखिया माई सुखा ने आत्मसमर्पण कर दिया। अमृतसर हाथ में आते ही रंजीत सिंह ने उस शहर का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने अपने खजाने से 750 किलोग्राम सोना दान किया, जिसे हरमंदिर साहिब के ऊपरी हिस्से में मढ़ा गया। उसी सोने की वजह से दुनिया आज उसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जानती है, यानी स्वर्ण मंदिर। मंदिर के निचले हिस्से में जो बहुमूल्य संगमरमर लगवाए गए वो कहीं और से नहीं बल्कि लाहौर में दफन जहांगीर, उसकी बेगम नूरजहां और आसिफ खां के मकबरे से उखाड़ कर लाए गए थे। ये वही दौर था जब दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर अफगानों के कब्जे में था। साल 1809 में अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा उल मुल्क का उसके ही भाई महमूद्दीन ने तख्ता पलट कर दिया। शाह शुजा को कश्मीर की जेल में कैद कर दिया गया। तब शाह शुजा की बेगम वफा ने महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी और वादा किया कि अगर वो उनके शौहर को आजाद करा देंगे तो वो कोहिनूर हीरा उन्हें भेंट कर देंगी। महाराजा ने अपनी सिख सेना कश्मीर भेजी और शाह शुजा को आजाद करवा दिया। लेकिन आजादी मिलने के बाद शाह शुजा कोहिनूर देने में आनाकानी करने लगा। तब महाराजा ने सख्ती की और उसे नजरबंद कर दिया। आखिरकार 1 जून 1813 को शाह शुजा ने वो कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह को सौंप दिया। फेमस राइटर विलियम डेलरिम्पल और अनीता आनंद अपनी किताब कोहिनूर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड में लिखते हैं कि कैसे 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की गोलकुंडा खान से निकला ये हीरा शाहजहां के मुकुट से होता हुआ नादिर शाह के पास गया और फिर महाराजा रंजीत सिंह ने इसे वापस सिख साम्राज्य की जागीर बना दिया। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद जब दलीप सिंह सिख साम्राज्य के शासक बने तो साल 1849 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने दलीप सिंह से वो हीरा छीन लिया और उसे ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया को सौंप दिया गया। तब से कोहिनूर ब्रिटेन में ही है। अब वो टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में शाही मुकुट का एक हिस्सा है। खैर, अब वापस लौटते हैं लाहौर पर। महाराजा रंजीत सिंह के निधन के बाद सिख साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने लाहौर में अनाज की एक बड़ी मंडी स्थापित की थी। उन्हीं के नाम पर इस इलाके का नाम हीरा मंडी पड़ा। लेकिन जब सिख साम्राज्य का पतन हुआ तो यही हीरा मंडी तवायफों का अड्डा बन गई। आज भले ही तवायफ शब्द को गाली मान लिया गया हो, लेकिन तब तवायफ का मतलब जिस्म फरोशी नहीं बल्कि अदब की महफिल होता था। बड़े बड़े रईस घरानों के लड़कों को तहजीब और तमीज की तालीम लेने के लिए इन्हीं तवायफों के पास भेजा जाता था। तवायफे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कत्थक, गजल, ठुमरी और दादरा की उस्ताद होती थी। लेकिन जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो उन्होंने यहाँ की कला और तहजीब को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया। अंग्रेजों ने हीरा मंडी के इन कलाकारों पर जिस्म फरोशी और वेश्यावृत्ति का जो लेबल चस्पा किया वो दाग आज तक नहीं धुल पाया है। अंग्रेज जब लाहौर आए तो उन्हें इस शहर की ताकत का अंदाजा था। वो जानते थे कि अगर 1857 जैसी कोई क्रांति दोबारा भड़की तो उसे कुचलने के लिए एक ऐसा शहर चाहिए जो अजेय हो। अंग्रेजों ने लाहौर को पंजाब की प्रशासनिक राजधानी बना दिया। इसे पूरब का लंदन बनाने के नाम पर यहां बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की गईं। जीपीओ, पंजाब यूनिवर्सिटी और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। और तो और अंग्रेजों ने लाहौर का रेलवे स्टेशन किसी स्टेशन की तरह नहीं बल्कि एक अभेद्य किले की तरह बनवाया था। इसकी दीवारों में तोपें लगाने की जगह छोड़ी गई थी ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी बगावत को स्टेशन से ही तोपों से उड़ाया जा सके। लेकिन अंग्रेज भूल गए थे कि लाहौर ईंट पत्थरों से नहीं, जिंदा दिल और बागी खून से बना शहर है। इसे तोपों से डराया नहीं जा सकता। आज हम और आप जिस तिरंगे को शान से लहराते हैं उसे सबसे पहले इसी लाहौर की हवाओं ने चूमा था।
31 दिसंबर 1929 की वो सर्द और ठिठुरती रात, रावी नदी का किनारा, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। इसी रात पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी का प्रस्ताव पास किया गया और रावी नदी के किनारे आधी रात को हिंदुस्तान का पहला तिरंगा, जिसमें तब चक्र की जगह चरखा हुआ करता था, उसे फहराया गया। यही संकल्प लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लाहौर की इसी जमीन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी गई, जिसने आगे चलकर महात्मा गांधी के दांडी मार्च और नमक कानून तोड़ने का रास्ता तैयार किया और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। आजादी की ये आग अचानक नहीं भड़की थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खून बहा था। बात है 1928 की, जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया तो पूरे देश में उसके विरोध की आंधी चल पड़ी। लाहौर में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इसी प्रदर्शन को कुचलने के लिए अंग्रेज अधिकारी J.A. स्कॉट ने निहत्थी भीड़ पर लाठीचार्ज का हुक्म दे दिया। पुलिस ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को घेर लिया और उन पर बेतहाशा लाठियां बरसाईं। खून से लथपथ लाला जी ने उस दिन एक ऐसी बात कही थी जो इतिहास में पत्थर की लकीर बन गई। उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। अंग्रेजों का वो हमला इतना घातक था कि 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इस मौत से लाहौर में एक ऐसा ज्वालामुखी फट पड़ा जिसकी आंच से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य कांप उठा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के 4 नौजवानों सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु ने लाला जी की मौत का बदला लेने की कसम खाई। चारों ने मिलकर प्लान बनाया कि J.A. स्कॉट को उसी लाहौर शहर की सड़क पर गोलियों से भून दिया जाएगा। तारीख तय हुई 17 दिसंबर 1928। लाहौर के SSP दफ्तर के बाहर ये क्रांतिकारी घात लगाए बैठे थे। शाम करीब 4 बजे एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी अपनी मोटरसाइकिल से बाहर निकला। वहां मौजूद क्रांतिकारी जयगोपाल ने इशारा किया कि यही स्कॉट है। राजगुरु तुरंत बाइक के सामने आए और गोली चला दी। अधिकारी जमीन पर गिर पड़ा और फिर भगत सिंह ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसे वहीं पर ढेर कर दिया। बाद में पता चला कि जिस अधिकारी को उन्होंने मारा है वो J.A. स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहायक जॉन P. सैंडर्स था। लेकिन जो भी हो, एक अंग्रेज अधिकारी की सरेआम हत्या हो चुकी थी। अगले दिन पूरे लाहौर की दीवारों पर पर्चे चिपके थे जिन पर लिखा था, हमने लाला जी की मौत का बदला ले लिया है। सैंडर्स की हत्या के बाद अंग्रेज पागलों की तरह इन क्रांतिकारियों को ढूंढ रहे थे। लाहौर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन भगत सिंह ने अपने बाल और दाढ़ी कटवा ली, अंग्रेजी हैट पहना और क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी की मदद से अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर लाहौर से कलकत्ता भाग निकले। बाद में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुद को गिरफ्तार करवा दिया। इस बम धमाके में किसी की जान नहीं गई थी, इसलिए उन्हें फांसी नहीं हो सकती थी। लेकिन अंग्रेजों ने अपने मुखबिरों की मदद से सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह और उनके साथियों का हाथ साबित कर दिया। उन्हें लाहौर की सेंट्रल जेल में रखा गया। इसी जेल में भगत सिंह ने कैदियों के हक के लिए 116 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। जेल की काल कोठरी और अंग्रेजों के जुल्म भी उनके हौसले को तोड़ नहीं पाए। अंग्रेज इस कदर खौफजदा थे कि बगावत भड़कने के डर से उन्होंने तय समय से एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च 1931 की शाम को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया। कहते हैं उस दिन पूरा लाहौर रोया था, और लाहौर ही क्यों, पूरा हिंदुस्तान रोया था। इतिहास गवाह है कि उस मनहूस शाम को हिंदुस्तान के ज्यादातर घरों में चूल्हे तक नहीं जले थे। आज वो लाहौर सेंट्रल जेल तो नहीं है, उसे तोड़कर एक रिहायशी इलाका बना दिया गया है, लेकिन लाहौर की उस मिट्टी में आज भी भगत सिंह का वो इंकलाब जिंदा है। लाहौर आजादी की लड़ाई का गवाह तो बना, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा मजाक देखिए। जिस जमीन पर पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का तिरंगा फहराया था, ठीक उसी जमीन पर हिंदुस्तान के टुकड़े करने का बीज भी बोया गया।
तारीख थी 22 मार्च 1940। जगह लाहौर का मंटो पार्क। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 3 दिन का अधिवेशन चल रहा था। इसी अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी टू नेशन थ्योरी पेश की। जिन्ना ने खुलेआम कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग सभ्यताएं हैं जो कभी एक मुल्क में एक साथ नहीं रह सकते। और अगले ही दिन 23 मार्च 1940 को बंगाल के मुख्यमंत्री फजलुल हक ने लाहौर प्रस्ताव पेश कर दिया। यही वो प्रस्ताव था जिसने एक नए देश पाकिस्तान की नींव रख दी। आज उस मंटो पार्क में एक मीनार खड़ी है जिसे मीनारे पाकिस्तान कहते हैं, और हर साल 23 मार्च को पाकिस्तान अपना नेशनल हॉलिडे मनाता है क्योंकि उसी दिन लाहौर ने पाकिस्तान को जन्म दिया था। अब साल 1947 आ गया था। बंटवारा तय हो गया था। अब सरहदों पर लकीर खींचने की जिम्मेदारी एक अंग्रेज वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को दी गई थी। लाहौर को लेकर पेंच फंसा हुआ था। उस वक्त लाहौर में 60% आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन शहर की 40% हिंदू और सिख आबादी के पास लाहौर का 80% कारोबार था। बैंक हो, फैक्ट्रियां हो या अस्पताल, ज्यादातर हिंदुओं और सिखों के ही थे। कांग्रेस हर हाल में लाहौर को हिंदुस्तान में चाहती थी। मुस्लिम लीग की जिद थी कि या तो कलकत्ता उन्हें मिले या लाहौर। बाद में जब सिरिल रेडक्लिफ ने अपना एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने एक ऐसा सच बताया जिसने लाखों लोगों की तकदीर बदल दी थी। रेडक्लिफ ने कहा था, मैंने लाहौर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर लाहौर भी हिंदुस्तान में चला गया तो नए बनने वाले पाकिस्तान के पास कराची के अलावा कोई भी बड़ा शहर नहीं बचेगा, और ऐसे में वो एक देश के तौर पर चल ही नहीं पाएगा। इसलिए मैंने लाहौर को पाकिस्तान को देने का फैसला कर लिया। रेडक्लिफ की इस एक बेवकूफाना भरी दलील ने लाहौर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। हालांकि इसका एक रणनीतिक फायदा हिंदुस्तान को जरूर हुआ। लाहौर के बदले में पंजाब के 2 जिले गुरदासपुर और फिरोजपुर हिंदुस्तान के हिस्से में आ गए, और इसी गुरदासपुर की वजह से हिंदुस्तान को कश्मीर तक पहुंचने का वो जमीनी रास्ता मिल गया जिसने बाद में कश्मीर को भारत का मुकुट बनाए रखा। लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में तो चला गया, लेकिन वहां रह रहे 40% हिंदुओं और सिखों का क्या? उनका नया मुल्क अब हिंदुस्तान था। वो लोग अपनी हवेलियां, अपने कारखाने और अपना घर बार छोड़कर जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान चले जाए। इसके लिए लाहौर में नफरत की ऐसी आग लगाई गई जो हफ्तों तक नहीं बुझी। लाहौर के सबसे अमीर और समृद्ध व्यापारी इलाके शाह आलमी बाजार को आग के हवाले कर दिया गया। सदियों से एक दूसरे के साथ होली ईद मनाने वाले पड़ोसी रातों रात एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जो लाहौर रेलवे स्टेशन कभी इंकलाबियों का गढ़ हुआ करता था, अब वहां से ट्रेनें इंसानों को नहीं, लाशों को ढो रही थी। लाहौर से दिल्ली और अमृतसर पहुंचने वाली ट्रेनें हिंदुओं और सिखों की लाशों से लथपथ होती थी। सबका लाहौर छूट रहा था। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता देवानंद ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ाई की थी, लेकिन उन्हें चंद रुपए जेब में डालकर जान बचाते हुए बंबई भाग कर आना पड़ा। प्राण, अमरीश पुरी, बलराज साहनी, ओम प्रकाश और BR चोपड़ा, ये सारे वो फनकार थे जो उसी लाहौर की मिट्टी में पले बड़े थे, जिसे कभी मुगलों ने स्वर्ग कहा था, लेकिन अब वो उनके लिए नर्क बन चुका था। और इसी बंटवारे में एक ऐसे अफसाना निगार को बंबई छोड़कर लाहौर जाना पड़ा जिसकी कहानियों में आज भी बंटवारे का सबसे गहरा दर्द सिसकता है। सादत हसन मंटो। मंटो जब बंबई से लाहौर पहुंचे तो उनका दिल 2 हिस्सों में चीर दिया गया था। लाहौर पहुंचने के बाद मंटो ने लिखा था, जब मैं बंबई में था तो मुझे लाहौर की बहुत याद आती थी। अब मैं लाहौर में हूं तो मुझे बंबई याद आता है। मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरा असली वतन कौन सा है, वो जहां मैं पैदा हुआ या वो जहां मैं मरूंगा। मंटो की मौत उसी लाहौर में हुई। उन्हें लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। अपनी मौत से पहले मंटो ने अपनी कब्र के लिए जो लाइनें लिखी थी वो आज भी वहां मौजूद है। उस कब्र के पत्थर पर लिखा है, यहां सादत हसन मंटो दफन है, और उसके सीने में दफन है अफसाना निगारी के सारे राज। मंटो की कब्र पर लिखा वो पत्थर सिर्फ एक अफसाना निगार की दास्तान नहीं था, बल्कि उस नए लाहौर का कड़वा सच भी था जो बंटवारे के खौफनाक दर्द से उबरकर पाकिस्तान की सियासत और तहजीब का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान की राजधानी पहले कराची बनी और फिर इस्लामाबाद, लेकिन पाकिस्तान की असली हुकूमत और सियासत की चाबी हमेशा लाहौर के ही पास रही।
ऐसा इसलिए क्योंकि लाहौर इकलौता ऐसा शहर था जहां सबसे अधिक आबादी थी, सबसे उपजाऊ जमीन थी और पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी लाहौर से ही आते थे। वो बात चाहे सिविल सर्विसेज की हो या सेना की, लाहौर का दखल पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा था। नवाए वक्त और पाकिस्तान टाइम्स जैसे देश के सबसे बड़े अखबारों का मुख्यालय भी लाहौर में ही हुआ करता था, जहां से पूरे पाकिस्तान की दशा और दिशा तय होती थी। यही वजह थी कि सत्ता का केंद्र भले ही कराची था, लेकिन अनौपचारिक तौर पर लाहौर पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा किंग मेकर बन गया। और इसी किंग मेकर ने पाकिस्तान को एक ऐसी लाइलाज बीमारी दी जिससे वो मुल्क आज तक नहीं उबर पाया है। उस बीमारी का नाम है मार्शल लॉ। साल 1953 लाहौर में अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करने की मांग उठी। मजलिसे अहरार और जमाते इस्लामी जैसे कट्टर इस्लामिक संगठनों ने शहर में आग लगा दी। लाहौर एक बार फिर लहूलुहान हो गया, कत्लो गारत मच गई। उस वक्त लाहौर के मुख्यमंत्री थे मुमताज दौलताना। वो चाहते तो इस हिंसा को एक दिन में रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने इस आग को भड़कने दिया। इसके पीछे एक बहुत गंदी राजनीति थी। दौलताना कराची में बैठे प्रधानमंत्री ख्वाजा निजामुद्दीन पर दबाव बनाना चाहते थे ताकि उन्हें कमजोर किया जा सके, लेकिन दौलताना का यह सियासी खेल उल्टा पड़ गया। जब हिंसा बेकाबू हो गई तो 6 मार्च 1953 को लाहौर में पहली बार मार्शल लॉ लगा दिया गया। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी पूरे शहर को सेना के हवाले कर दिया गया था। मेजर जनरल आजम खान को लाहौर का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। सेना ने कुछ ही घंटों के अंदर लाहौर की हिंसा को कुचल दिया। इस घटना ने पूरे पाकिस्तान में एक खतरनाक संदेश भेज दिया। अगर चुनी हुई सरकारें नाकाम होती हैं तो पाकिस्तान की सेना मुल्क को बड़े आराम से चला सकती है। लाहौर के इसी मार्शल लॉ ने जनरल अयूब खान के हौसले इतने बुलंद कर दिए थे कि उसने 1958 में पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ थोप दिया। पाकिस्तानी सेना को सत्ता का वो चस्का लगा जिसके बाद आज तक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कब तक गद्दी पर रहेगा, ये वहां की आवाम नहीं बल्कि वहां की सेना तय करती है। जिस लाहौर ने पाकिस्तान को मार्शल लॉ का स्वाद चखाया, वही लाहौर पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी सियासी अदावत का भी अखाड़ा बना। इसके एक छोर पर थे नवाज शरीफ और दूसरे छोर पर इमरान खान। लाहौर दशकों से नवाज शरीफ और उनके परिवार का अभेद्य किला रहा है। लाहौर के पास रायविंड एस्टेट से चलने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN ने लाहौर को अपना घर माना। अपने इस किले को मजबूत करने के लिए नवाज शरीफ ने लाहौर को चौड़ी सड़कें दी, एक्सप्रेस वे दिए और देश की पहली ऑरेंज लाइन मेट्रो भी चलाई। लाहौर का कारोबारी और मिडिल क्लास नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया। पूरे पाकिस्तान में किसी की हैसियत नहीं थी कि वो लाहौर में नवाज को चुनौती दे सके। लेकिन फिर उसी लाहौर शहर से नवाज का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ। 1992 में पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप दिलाने वाले इमरान खान। जब कैंसर से इमरान खान की मां की मौत हुई तो उन्होंने लाहौर में ही पाकिस्तान का पहला विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल शौकत खानम बनवाया था। जब इमरान ने सियासत में कदम रखा तो उन्होंने नवाज के किले को ढहाने के लिए लाहौर को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। इमरान खान ने अपनी नई पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI के सबसे बड़े सियासी जलसे के लिए लाहौर के उसी मीनारे पाकिस्तान को चुना जहां 1940 में पाकिस्तान की नींव रखी गई थी। 30 अक्टूबर 2011 को मीनारे पाकिस्तान में हुए उस जलसे ने नवाज शरीफ की जड़ें हिला दी। नतीजा, लाहौर एक बार फिर जंग का अखाड़ा बन गया। एक तरफ नवाज शरीफ का रायविंड था और दूसरी तरफ इमरान खान का जमान पार्क। पूरा लाहौर 2 हिस्सों में बंट गया। इस शहर की सड़कों ने कभी इमरान के समर्थकों और पुलिस के बीच आंसू गैस और गोली और फायरिंग देखी, तो कभी नवाज शरीफ को मुल्क छोड़कर भागते और जेल जाते देखा। यह खूनी और सियासी जंग आज भी जारी है। बस फर्क इतना है कि आज इमरान खान जेल में है और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वजीर आजम है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में सरकारें बदलती रहीं, नेता जेल जाते रहे या मुल्क से भागते रहे, लेकिन आज भी पाकिस्तान का भविष्य सिर्फ और सिर्फ लाहौर का सियासी मिजाज ही तय करता है। जब जब लाहौर सुलगता है, पूरा पाकिस्तान सुलगता है। अगर आपने लाहौर नहीं देखा तो आपको यह शहर जिंदगी में एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो लाहौर पुरानी दीवारों के बीच घिरा है, वहां आज भी 13 ऐतिहासिक खिड़कियां और तंग गलियां हैं।
उन पुरानी हवेलियों में आज भी हारमोनियम की तान सुनाई देती है। गवाल मंडी और फूड स्ट्रीट का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां रात के 2 बजे भी कढ़ाई गोश्त, पाया और निहारी के शौकीनों का मेला लगा रहता है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड ने आज भी इस शहर को पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर संजोए रखा है। अपनी जिंदादिली के लिए मशहूर ये शहर अपने अंदर इतने अफसाने दफनाए हुए हैं जितने शायद ही दुनिया के किसी शहर के पास हों। लाहौर इतिहास का वो पन्ना है जिसे कितनी भी बार फाड़ने की कोशिश की जाए उसकी स्याही कभी धुंधली नहीं होती। लेकिन इस शहर की एक दूसरी और खौफनाक तस्वीर भी है। आज यही लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन चुका है। कभी मुगलों के इस पेरिस की हवाओं में गुलाब महकते थे, आज यहाँ की हवा जहरीली हो चुकी है। पाकिस्तान का ये कल्चरल कैपिटल आज पूरी दुनिया का स्मॉग कैपिटल बन चुका है। यह शहर एक बार फिर तबाही की कगार पर खड़ा है, लेकिन इस बार इसका जिम्मेदार कोई गजनबी या अब्दाली जैसा लुटेरा नहीं है। इसके जिम्मेदार इसके अपने ही हुक्मरान हैं, जिन्होंने विरासत से भरे इस शहर को संजोने के बजाय सियासत की खातिर घुट-घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया है। इसके बावजूद आज भी जब शाम ढलते ही रावी नदी की ठंडी हवाएं शाही किले और बादशाही मस्जिद के गुंबदों से टकराती हैं, तो फिजाओं में वो सदियों पुराना अफसाना दोबारा गूंजने लगता है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्या ही नहीं। क्योंकि लाहौर सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना शहर नहीं है, ये महाराजा रंजीत सिंह का गुरूर भी है और भगत सिंह का इंकलाब भी। ये मुगलों के ख्वाबों का ढांचा भी है और आज जहरीली हवा के बीच सांस लेता एक जिंदा दिल बुजुर्ग भी। तो ये था लाहौर का पूरा अफसाना। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने, और इस पूरे वीडियो को बनाने में मेरे कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आप कौन सा किस्सा देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।